नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। भाजपा का 41वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना देश के लघु सीमांत किसानों के लिए केंद्रित। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र ने इस परिभाषा को है बदला। कहा देश का हर वर्ग आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषक उत्पादक संगठनों की योजना की समीक्षा की और कहा कि 10,000 नए एफपीओ से बढ़ेगी किसानों की आय। चालू वर्ष में 2,500 एफपीओ बनाने का लक्ष्य। देश के 6,600 ब्लॉक में बनेंगे एफपीओ। इससे खेती की बढ़ेगी गुणवत्ता। दुनिया के बाजारों में भारतीय मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और यूएनडीपी इंडिया के एक्सीलरेटर लैब ने सहमति ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। ब्लॉकचेन संचालित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विकसित करने के लिए पहल। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक, उत्पादक और उपभोक्ता। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया मौसम को लेकर पूर्वानुमान। आगामी अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर दूर दूर तक वर्षा होने या बर्फबारी होने की जताई संभावना। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना। और राजस्थान कोटा के एक किसान ने आम की 12 फल देने वाली किस्म की विकसित की है। इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने भी दी मान्यता। आम की यह किस्म आम के फल में होने वाली ज्यादातर प्रमुख बीमारी और आमतौर पर होने वाली गड़बड़ियों से है मुक्त। और खबरें विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। पार्टी के 41वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना के संकट काल में देश में नए भारत का खाका खींचा और आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। यह अभियान गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिलाओं और युवाओं का स्वयं का अभियान बन गया है। गरीब कल्याण योजना से लेकर वंदे भारत मिशन तक हमारे सेवा भाव को देश ने महसूस किया है। यही नहीं, इसी संकट काल में देश ने नए भारत का खाका खींचा और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया। आज आत्मनिर्भर भारत अभियान गांव, गरीब का, किसान का, मजदूर का, दलित का, वंचित का, महिलाओं का, युवाओं का, हर किसी का स्वयं का एक प्रकार से अभियान बन गया है। आज भाजपा से गांव, गरीब का जुड़ाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि आज वो पहली बार अंत्योदय को साकार होते देख रहा है। और पीएम मोदी ने कहा कि बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना किसानों तक। योजना के केंद्र में छोटे किसान इससे लाभ उठा रहे हैं। बीते वर्षों में हमारी सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना के केंद्र में छोटे किसान रहे। चाहे नए कृषि कानून हो, पीएम किसान सम्मान निधि हो, किसान उत्पाद संगठन की व्यवस्था हो, फसल बीमा योजना में सुधार करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय किसानों को ज्यादा मुआवजा सुनिश्चित करना हो, हर खेत को पानी की योजना हो या फिर यूरिया की नीम कोटिंग, ऐसे हर निर्णय का सबसे बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को हुआ है। और अब बात करेंगे कृषक उत्पादक संगठन की योजना की, जिसको केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उसकी समीक्षा की है। और देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग जिलों में एफपीओ संचालित किए जाएंगे। उसका फायदा सीधे किसानों को मिलेगा। 10,000 नए एफपीओ से बढ़ेगी किसानों की आय। ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा। चालू वर्ष में 2,500 एफपीओ बनाने का सरकार का लक्ष्य रखा गया और ये अलग अलग ब्लॉक में बनाया जाएगा। 6,600 ब्लॉक में बनेंगे एफपीओ। खेती की गुणवत्ता इससे बढ़ेगी। ये केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि देश में 10,000 नए कृषक उत्पादक संगठन बनने से किसानों की आय बढ़ेगी। वैसे भी सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। इन एफपीओ के बनने से छोटे किसानों को काफी सुविधाएं होंगी, यानी कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। देश भर के लगभग 6,600 ब्लॉक है और इनमें हर एक में कम से कम एक एफपीओ जरूर बनाया जाएगा, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिलेगा। किसानों को सुविधाएं मिलने के साथ ही खेती की गुणवत्ता में सुधार होगा।
इसके साथ साथ चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 2,500 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर जोड़ा जाएगा। सरकार का उद्देश्य देश भर के किसानों को इसका पूरा लाभ मिले, ये एक सरकार का उद्देश्य। इसके साथ साथ 10,000 एफपीओ बनाने पर सरकार 6,865 करोड़ रुपए खर्च करेगी, ताकि जो किसानों की आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर किया जा सके। एफपीओ की ग्रेडिंग किए जाने और इनमें ज्यादा से ज्यादा किसानों को जोड़ने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। इस योजना के लिए कृषि विज्ञान केंद्रों की मदद ली जाएगी, जिनका जिलों में काफी नेटवर्क, यानी कि जो केवी के हैं कृषि विज्ञान केंद्र, उनकी मदद ली जाएगी। बैठक में यह भी बताया गया है कि शहद जैसे उत्पाद विशेष तौर पे एफपीओ बनाए जाएंगे। जो शहद की खेती करने वाले जो शहद का उत्पादन करने वाले हैं, ऑर्गेनिक उपज के एफपीओ भी बनेंगे। इससे छोटे व सीमांत किसानों की खेती की लागत में कमी आएगी और उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। एफपीओ को 18 लाख रुपए की दर से 3 वर्षों के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इक्विटी अनुदान सुविधा भी मिलेगी, जिसमें 15 लाख रुपए तक की मैचिंग इक्विटी ग्रांट की जाएगी। जो ये एफपीओ ग्रुप बनेगा उसको ये सुविधाएं सरकार की तरफ से दी जाएंगी। मैदानी क्षेत्रों में बनने वाली एफपीओ में सदस्यों की न्यूनतम जो संख्या है वो 300 निर्धारित की गई है, जबकि पूर्वोत्तर और पहाड़ी क्षेत्रों में 100 की संख्या होगी। यानी कि जो ये संगठन बनेगा इसमें 100, और अगर पूर्वोत्तर की बात है, पहाड़ी क्षेत्रों की बात है, तो 100 सदस्य इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके साथ साथ 15% लक्षित एफपीओ का महत्वाकांक्षी जिलों में गठन किया जाना है। एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा पर यह केंद्रित होगा, यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो उत्तर प्रदेश में चल रही हर जिले में, उस पर यह निर्धारित होगा। उत्तर प्रदेश के कई जिलों को बढ़ावा दिया जाएगा। और अब बात करते हैं चिया सीड्स की, यानी कि चिया सीड जो है इसको हम सुपर प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश का जो बाराबंकी जिला है, इसमें लगातार कई किसान हैं जो चिया सीड्स की खेती कर रहे हैं। चिया सीड्स का रकबा बढ़ रहा है और सबसे खास बात यह है कि इस खेती में लागत बहुत कम आती है, लेकिन जो उत्पादन होती है, जो उसके बाद जो उसका फायदा होता है, वो काफी ज्यादा होता है। पेश है खास रिपोर्ट। अमेरिका, चाइना के बाद अब यूपी के बाराबंकी जिले में लहलहा रही है चिया सीड्स की फसल। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने मासिक प्रोग्राम मन की बात में बाराबंकी जिले के प्रगतिशील किसान हरिश्चंद्र जी का जिक्र किया था। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सटे बाराबंकी जिले में चिया सीड्स की खेती कर प्रगतिशील किसान कर्नल हरिश्चंद्र प्रदेश के किसानों के लिए अब एक नजीर बन गए हैं। वैसे तो अमेरिका, चीन ऐसे समृद्ध देशों में पैदा होने वाली औषधि फसल चिया सीड्स की पैदावार अब भारत में भी होने लगी है। रामदाना जैसी दिखने वाली चिया सीड्स भारत में सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है। विदेशी बाजारों में सुपर फूड के नाम से जानी जाने वाली इस फसल की खेती में महज 20 से 30 हजार प्रति एकड़ का खर्च आता है और मुनाफा कई गुना तक होता है। छोटा से किसान होने के बाद मैं यही बाकी किसानों को सलाह दूंगा कि इस तरह की खेती करें, जिससे कि उनकी छोटी सी जोत में अच्छी आमदनी हो सके। चिया की थोड़ी सी ही एरिया में काफ़ी पैदावार होती है और इसका जो है रेट लगभग 1000 से 2000 रुपये बीच में बिकता है। इससे जो है किसान अपना जो है अपनी आमदनी सरकार की मंशा के अनुरूप बढ़ा सकते हैं। और आज जो देश के प्रधानमंत्री ने मेरा नाम लिया, इससे मेरा उत्साह और भी बढ़ा है। और किसानों से भी मैं अपील करूंगा कि अगर वो चाहें तो आएँ, हमारे पास देखें और वो इस तरह की खेती करें। चिया सीड्स में विटामिन, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसका रोजाना सेवन करने से शरीर को बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है। ऐसे में इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चाहे तो दूध या पानी से मिक्स करके इसका सेवन कर सकते हैं। चिया की खेती को देखने के लिए यहाँ पर आया और मैंने देखा कि चिया की खेती छोटे से उसमें करके आप बड़ा अच्छा मुनाफा कमाएंगे। और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि चिया की खेती करें और उससे अच्छा से अच्छा लाभ प्राप्त करें। और सरकार की मंशा है कि कृषकों की आय दुगनी हो, उसमें एक सराहनीय कदम है। सरकार हर तरह से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है, योजनाओं के माध्यम से भी प्रोत्साहित कर रही है। वैसे चिया सीड्स की खेती का रकबा भारत में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। बाराबंकी के अलावा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसकी खेती की जा रही है। आप भी इसकी खेती करके अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि इस खेती में लागत की तुलना में कमाई ज्यादा होती है। ऐसे में जानते हैं कि चिया सीड्स की खेती से जुड़ी कुछ खास बातें, जिन्हें ध्यान में रखकर आप इसका कारोबार कर सकते हैं, यानी कि आप एक बेहतर खेती कर सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि इसकी खेती सभी तरह की भूमि में आसानी से की जा सकती है। वैसे हल्की भुरभुरी मिट्टी में इसकी फसल ज्यादा अच्छी होती है। इसमें कीटनाशकों की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती और गोबर की खाद भी इसमें काफी असरदार होती है। 1 एकड़ के लिए करीब 4 से 5 किलो बीज की आवश्यकता होती है। इसके बाद प्रति एकड़ 7 क्विंटल तक की पैदावार मिलती है।
अक्टूबर और नवंबर महीने में इसकी बुआई की जाए तो इसके अच्छे परिणाम आते हैं। फसल को खरपतवार प्रकोप से बचाने के लिए खेत में पहले 2-3 बार हाथ की मदद से निराई गुड़ाई करें। खेत में खाली स्थानों में पौधरोपण का कार्य भी करें। 10-15 दिन के अंदर ये कार्य संपन्न कर लेना चाहिए। इसकी खेती तैयार होने में 90 से 120 दिन लगते हैं। पौधरोपण के 40 से 50 दिन के अंदर फसल में फूल आ जाते हैं। 25-30 दिन में बीज पककर तैयार हो जाता है। फसल पकते समय पौधों और बालियां पीली पड़ने लगती हैं। फसल की कटाई गहाई कर दोनों की साफ सफाई करके उन्हें सुखाकर बाजार में बेच दिया जाता है। चिया फसल से प्रत्येक एकड़ 600 से 700 किलोग्राम उपज प्राप्त हो जाती है। खेती में प्रत्येक एकड़ में 30,000 रुपए का खर्च आता है। अगर 6 क्विंटल की भी खेती होती है तो ये करीब 90,000 रुपए में बिक जाती है। ऐसे में आपको 1 एकड़ पर करीब 60,000 रुपए तक की कमाई होती है। चिया सीड्स जैसी खेती करके किसान अधिक लाभ कमा सकते हैं। बस जरूरत है कि वो जागरूकता के साथ, सतर्कता के साथ कृषि विभाग से संपर्क करते रहें। बाराबंकी से सुनील सोनी के साथ संतोष चौधरी की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करेंगे भारतीय मसालों की बढ़ती मांग को लेकर। भारतीय मसालों के लिए जो ब्लॉकचेन संचालित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विकसित करने के लिए काम किया जा रहा है। भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन संचालित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विकसित करने के लिए एक सहमति जो विज्ञापन है उस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। उद्देश्य है कि वाणिज्य आपूर्ति श्रृंखला और व्यापार को पारदर्शी तरीके से और आगे बढ़ाया जाए ताकि जो मसाला की खेती करने वाले लोग हैं उनको फायदा हो। ब्लॉकचेन एक खुले और साझा इलेक्ट्रॉनिक लेजर पर लेन देन रिकॉर्ड करने की विकेंद्रीकृत प्रक्रिया है, यानी कि ऑनलाइन आप देख सकते हैं। ये किसानों, दलालों, वितरकों, प्रोसेसर, खुदरा विक्रेताओं, जटिल नेटवर्क में डाटा प्रबंधन को आसान बनाता है, पारदर्शी बनाता है, पारदर्शिता लाने में मदद करता है और इस तरह से आपूर्ति श्रृंखला को सरल बनाया जा सकता है। यानी कि कोई भी कहीं से भी बैठकर आसानी से वॉच कर सकता है, देख सकता है। किसानों को आपूर्ति श्रृंखला के अन्य सभी सदस्यों की तरह ही उन सूचनाओं को पाने की मंजूरी देगा। ई-स्पाइस बाजार पोर्टल के साथ ही ब्लॉकचेन ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस को एकीकृत करने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। ब्लॉकचेन इंटरफेस का डिजाइन जो है 21 मई तक तैयार होने की उम्मीद है। इसके बाद किसानों के लिए बहुत आसान हो जाएगा कि वो पारदर्शी तरीके से देख सकते हैं। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के चुनिंदा जिलों में मिर्च और हल्दी की खेती में लगे 3,000 से अधिक किसानों के साथ अभी शुरुआती तौर पर शुरू की जा रही है। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक, उत्पादक और उपभोक्ता वाला देश है। इसके साथ साथ भारत का जो मसाला निर्यात 2019-20 के दौरान लगभग $3 अरब की मील के पत्थर को पार कर गया था और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि दुनिया के बाजारों में भारतीय मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने वाली एजेंसी स्पाइस बोर्ड का जो विकास है उसको भी बढ़ावा मिला है और मसाला निर्यात उसको और बढ़ावा दिया जा रहा है। और अब बात करते हैं एक नए इनोवेशन की, यानी कि नए शोध की। कोटा के किसान ने आम की ऐसी किस्म विकसित की है जिसमें 12 महीने फल आते हैं, यानी कि 12 महीने वाला जो आम है उसकी खेती उसने विकसित की है। राजस्थान के कोटा निवासी किसान श्री कृष्ण सुमन ने आम की एक ऐसी नई किस्म विकसित की है जिसमें नियमित तौर पर पूरे साल सदाबहार नाम का एक आम पैदा होता है। आम की यह किस्म आम के फल में होने वाली ज्यादातर जो प्रमुख बीमारियां होती हैं और आमतौर पर होने वाली जो गड़बड़ियां होती हैं उससे ये पूरी तरीके से मुक्त है। इसका जो फल है स्वाद में ज्यादा मीठा होता है, लंगड़ा आम जैसा इसका स्वाद होता है और नाटा पेड़ होने के चलते किचन गार्डन के रूप में भी लगाने के लिए बहुत उपयुक्त है। इसका पेड़ काफी घना होता है और इसे कुछ साल तक के गमले में भी लगाया जा सकता है। पोषक तत्वों से भरपूर आम स्वास्थ्य के लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस किस्म को विकसित करने में उन्हें करीब 15 साल का समय लगा और इस बीच उन्होंने कलम से बने इस पौधों का संरक्षण और विकास किया। उन्होंने पाया कि कलम लगाने के बाद पेड़ में दूसरे ही साल से फल लगने शुरू हो गए। इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने भी मान्यता दी है। NIF भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्तशासी संस्थान है। और कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इस वित्तीय वर्ष कन्नौज जिले में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर किसानों को अपना गेहूं विक्रय करने के लिए सरकार की तरफ से कई सहूलियतें दी जा रही हैं। गेहूं क्रय केंद्रों पर कोरोना से बचाने के लिए किसानों को मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 1,975 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं किसानों से खरीदा जा रहा है। जिले में गेहूं खरीद के लिए 37 केंद्र खोले जाने के निर्देश मिले, जिसमें 33 क्रय केंद्र खोले जा चुके हैं और इन क्रय केंद्रों पर किसानों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। किसानों के पंजीकरण और नवीनीकरण का भी कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अधिकारी ने भी बताया कि कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए किसानों से कोविड नियमों को पालन के लिए उनको जागरूक किया जा रहा है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को लेकर आने वाली समस्या को दूर करने के लिए गांव स्तर पर भी टीमें गठित की गई हैं। गेहूं विक्रय के 3 दिनों के अंदर किसानों के खाते में सीधे पैसा भेजने के निर्देश सभी केंद्र प्रभारियों को भी दे दिए गए हैं।
और भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो पूर्वानुमान है, उसने कई अलग अलग राज्यों का पूर्वानुमान जारी किया है कि 5 से 9 अप्रैल के बीच जो अलग अलग राज्य हैं वहां पर कैसा मौसम रहेगा और खासतौर से खेती के लिए कैसा मौसम रहेगा। 5 से 9 अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, हिमाचल प्रदेश में वर्षा या बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। 5 से 7 अप्रैल के दौरान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने व्यक्त की है। 6 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश तथा 7 अप्रैल को उत्तराखंड में भारी बारिश होने या बर्फबारी होने की संभावना व्यक्त की गई है। 5 से 7 अप्रैल के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं धूल भरी आंधी चलने की संभावना जो है वो भारतीय मौसम विज्ञान ने व्यक्त की है। 5 से 7 अप्रैल राजस्थान में बादल गरजने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली तेज हवाएं चलने की भी संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ साथ अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वी राजस्थान में 3 दिनों के दौरान विदर्भ में गर्मी की लहर की भी आशंका व्यक्त की गई। इसके साथ साथ 7 से 9 अप्रैल के दौरान मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में गर्मी की लहर चलने की संभावना जो है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक पूर्वानुमान जारी किया है। और पूर्वी सियांग का सिलुक गांव अरुणाचल प्रदेश का पहला जीरो वेस्ट यानी कचरा रहित गांव बन गया है। सिलुक गांव के लोगों के साथ साथ पूर्वी सियांग जिले की उपायुक्त डॉक्टर किन्नी सिंह ने इस सफलता के पीछे मील के पत्थर की तरह उन्होंने काम किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने जिला प्रशासन को इससे जुड़ा एक प्रमाण पत्र भी अब सौंप दिया है। सबसे पहले तो हमने गांव वालों को प्रेरित किया कि ये जो आपका कैटल मेनेस है इसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। ऑन द स्पॉट डीन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री ने बोला कि वो जितना भी गांव का गोबर है उसको वो परचेज कर लेंगे, तो ये भी काफ़ी मोरल बूस्टर था सिलुक विलेज के लिए। और देश भर में बदलते मौसम के तहत किसानों को अपनी फसलों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मौसम बदलने के साथ ही किसान अपनी खेती बाड़ी में क्या क्या रखे सावधानियां, देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में किसान मूंग और उड़द की बुआई करें। इसी तरह किसान भिंडी की बुआई भी कर सकते हैं। किसान टमाटर और बैंगन की रोपाई कर लें। लाल मिर्च और खीरे की भी रोपाई किसान करते रहें। साथ ही गोभी और सरसों की तैयार फसलों की कटाई करें। सरसों में कीट लगने की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सरसों में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। वहां गर्मियों के फूलों की रोपाई कर सकते हैं। इसके अलावा गेहूं के खेत में निराई और गुड़ाई कर लें। यहाँ मटर के खेत में भी निराई और गुड़ाई किसान करते रहें। इसके साथ ही सब्जियों के खेतों से जल निकासी का प्रबंध करें। जम्मू कश्मीर में शिमला मिर्च और पालक की बुआई के लिए ये समय उचित है। उत्तराखंड में मक्के की बुआई किसान कर लें। किसान लाल मिर्च की रोपाई भी कर सकते हैं। साथ ही किसान यहाँ फूलगोभी की कटाई कर लें। इसके अलावा किसान गेहूं के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर सकते हैं। वहीं मसूर की कटाई भी किसान कर लें। साथ ही किसान यहाँ धान की बुआई भी कर सकते हैं। इसी तरह किसान बैंगन की बुआई भी यहाँ कर सकते हैं। किसान बैंगन के खेत में आवश्यकता अनुसार सिंचाई भी कर लें। बैंगन के खेत में उचित मात्रा में नमी बनाए रखें। इस समय किसान टमाटर की रोपाई भी कर सकते हैं। साथ ही किसान गन्ने की बुआई कर लें। उत्तराखंड के किसान यहाँ पर प्याज और मटर के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान मटर की तुड़ाई भी अभी कर सकते हैं। इसके साथ ही भिंडी और लौकी के खेत में सही मात्रा में नमी बरकरार रखें। उत्तराखंड में किसान चने की तैयार फसल की कटाई कर सकते हैं। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है।
ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और कुल्लू जिले के पारंपरिक परिधान पट्टू व शॉल की तर्ज पर अब हल्की कुल्लूवी साड़ी भी तैयार की जाएगी। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पारंपरिक शॉल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है। कुल्लूवी पट्टू वो शॉल अपनी खूबसूरती और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में मशहूर है। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए जिले की महिलाएं कुल्लूवी पट्टू वो शॉल पहनती हैं। हर साल कुल्लू मनाली आने वाले पर्यटक भी स्थानीय शॉल व टोपी सहित अन्य उत्पादों की खूब खरीदारी करते हैं। कुल्लू के पारंपरिक पट्टू की ओर देशी व विदेशी पर्यटकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों के सहयोग से पट्टू के रूप में कढ़ाई की तर्ज पर हल्की साड़ी तैयार की जा रही है। साड़ी एक ऐसा परिधान है जिसे हर क्षेत्र की महिलाएं पहनती हैं। ऐसे में इस पहल से कुल्लू जिला की संस्कृति के प्रचार प्रसार में मदद मिलेगी। प्रयास है कि कुल्लू की भी साड़ी को मशहूर किया जाए। जो कुल्लू की हमारी ट्रेडिशनल कढ़ाई होती है उसका इस्तेमाल करके गरम साड़ियां बनाई जाए। वर्तमान में केवल बुजुर्ग महिलाएं ही इस पारंपरिक पट्टू का प्रयोग कर रही हैं और ऐसे में इस प्रयास से परिधान का संरक्षण करने में भी मदद मिलेगी। कुल्लू जिले के परिधानों को आकर्षक ढंग से प्रदर्शित कर दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए ये मुहिम शुरू की जा रही है। DD न्यूज़ के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा की रिपोर्ट। और अंत में मुख्य समाचारों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। भाजपा का 41वां स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कृषि से जुड़ी हर योजना देश के लघु सीमांत किसानों के लिए केंद्रित। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र ने इस परिभाषा को है बदला। कहा देश का हर वर्ग आत्मनिर्भर भारत अभियान से जुड़ चुका है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की कृषक उत्पादक संगठनों की योजना की समीक्षा। कहा 10,000 नए FPO से बढ़ेगी किसानों की आय। चालू वर्ष में 2,500 FPO बनाने का लक्ष्य। देश के 6,600 ब्लॉक में बनेंगे FPO। इससे खेती की बढ़ेगी गुणवत्ता। दुनिया के बाजारों में भारतीय मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के मकसद से स्पाइसेस बोर्ड इंडिया और UNDP इंडिया के एक्सीलरेटर लैब ने सहमति ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। ब्लॉकचेन संचालित ट्रेसेबिलिटी इंटरफेस विकसित करने के लिए पहल। भारत दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक, उत्पादक और उपभोक्ता। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया मौसम को लेकर पूर्वानुमान। आगामी अप्रैल के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में छिटपुट से लेकर दूर दूर तक वर्षा होने या बर्फबारी होने की जताई संभावना। इस दौरान पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना। और राजस्थान कोटा के एक किसान ने आम की 12 मासी फल देने वाली किस्म की विकसित। इस नई किस्म को नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया ने भी दी मान्यता। आम की यह किस्म आम के फल में होने वाली ज्यादातर प्रमुख बीमारी और आमतौर पर होने वाली गड़बड़ियों से है मुक्त। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही। नमस्कार।